हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम अपने इस सीरीज का पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम का पार्ट 4 लेके आए, यानी फोर्थ लेक्चर है हमारा। पहले लेक्चर में हमने एटॉमिक रेडियस क्या होती है, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और उनका पीरियोडिक ट्रेंड, यानी पीरियड में जाएंगे लेफ्ट टू राइट जाएंगे अप टू डाउन जाएंगे, तो हमारा उस केस में एटॉमिक रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा वो देख लिया था। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने ये देखा था सर एटॉमिक रेडियस कितने टाइप्स की होती है, उसके सारे टाइप किए थे। और सर थर्ड लेक्चर में हमारा न्यू टॉपिक था दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज देख ली थी। अब इस लेक्चर में हम करने वाले हैं सर पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मोस्टली आयोनाइजेशन से जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से आने वाले होते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आने वाले किससे, आयोनाइजेशन एनर्जी के पीरियोडिक ट्रेंड से। सर क्या होता है पीरियोडिक ट्रेंड में, भाई कोई ग्रुप होता है, पीरियोडिक टेबल में हमने देखा ग्रुप होते हैं और क्या होता है पीरियड होता है। ग्रुप में हम कहाँ जाते हैं, अप टू डाउन जाते हैं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। सर अप टू डाउन जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी या कुछ और भी वेरिएशन हो सकता है। और एक हमारा किस में होता है, पीरियड में। हम बात कर रहे हैं सर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है या बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है। सर यही है आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ पाई जाती है। और जहां गड़बड़ होती है ना सर, क्वेश्चन वहीं से पुटअप किया जाता है। इसलिए इस वाले टॉपिक को बहुत ही प्यार से कंसेप्चुअली समझेंगे और समझने के बाद सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे और साथ में ट्रिक्स भी बनाएंगे। भाई देखिए, चलिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात आती है सर किसमें, दो चीजें होती है सर पीरियड में। हमारे पास ग्रुप होता है जो ऊपर से नीचे आता है ना, और पीरियड होते हैं जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं। सबसे पहले हम एक की बात कर लेते हैं, चलो ग्रुप की बात करते हैं। सर हम बात करना चाह रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है उसको इन पीरियड, सर इन ग्रुप करो पहले। ग्रुप में हम कहां से कहां जाते हैं और उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है। सर अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा आयोनाइजेशन एनर्जी का तो जाके देख लो, बहुत हेल्प मिलने वाली है भाई, है ना। लेकिन फिर भी बहुत ही बेसिक लेवल पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है ना। हल्का सा एक बार रिव्यू ले लेते हैं, हालांकि हम पढ़ चुके हैं पहले। ये हमारा पता है, हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं भाई, बहुत सारी सेल होती हैं और इनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है भाई, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है सर नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली सेल में होता है, जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली सेल में होता है, अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे कोई ना कोई एनर्जी दी जाती है, देनी पड़ती है, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये एटम कैसा होना चाहिए, गैसियस फेज में होना चाहिए। ये मैंने आपको बता, मैंने ये कहा था किसी भी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और इस पर न्यूक्लियस पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो इसको बाहर निकालने के लिए आपको बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। भाई इतनी बात तो आपको पता चल गई थी, ये हम लास्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे से डिटेल पढ़ चुके हैं। अभी हम यहाँ बात करने वाले हैं सर ग्रुप में बहुत सारे एटम होते हैं, है ना, उनमें अप टू डाउन जाने पर भाई आयोनाइजेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले ये बताओ, ग्रुप ऐसे होता है ना, तो ग्रुप में हम जाते कहाँ से कहाँ, पहले तो ये बताओ। सर ग्रुप में हम जाते हैं अप टू डाउन। सर ऊपर से नीचे जाते हैं, बहुत अच्छी बात। ऊपर से नीचे जाते हो तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज में क्या फर्क पड़ता है ये बताओ। साइज, जो एटम का साइज है वो बढ़ता है या घटता है, ये हम पहले बता चुके हैं। भाई एटॉमिक रेडियस हमने कंप्लीट कर ली ना, तो वहां पर जान चुके हैं। सर अप टू डाउन जाते हैं तो एटम का जो साइज होता है वो क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है। क्या होता है भाई, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ये बता दिए ना, नहीं पता चल रहा है। चलो एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे हमारा बढ़ता है। हल्का सा आइडिया लेंगे हम, बस ज्यादा नहीं। तो हाइड्रोजन होता है एक, हाइड्रोजन कौन कौन से, भाई हाइड्रोजन ग्रुप की बात करूं, फर्स्ट ग्रुप की, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसे तो होता है, बिल्कुल होता है सर। हाइड्रोजन में एक एटॉमिक नंबर होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, इसका 19 होता है, इसका कितना होता है 37 होता है, इसका 55 होता है और इसका कितना होता है 87। सर अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कितना हो जाएगा 1s1, लिथियम का करूंगा तो 1s1 1s2 2s1, इसका करूंगा कितना हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s1।
सर यहाँ पर 1s1, यहाँ 2s1, यहाँ 3s1, इसका कराएंगे क्या आ जाएगा 4s1, इसका करेंगे क्या आ जाएगा 5s1, इसका करेंगे कितना आ जाएगा 6s1 और फिर 7s1। कहने का मतलब है सर हाइड्रोजन में एक न्यूक्लियस होगा, उसके चार और क्या होगा एक सेल। लिथियम में कितनी होंगी सर 2 सेल, एक और एक 2। सोडियम की बात करूं तो कितनी होंगी 1 2 3, क्योंकि 1 2 3। सर जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, क्या होता चला जा रहा है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, और जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो साइज हमारा क्या होगा बढ़ेगा। यानी हम सीधा सीधा ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर भाई अप टू डाउन जाने पर नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं हमारे, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं सर, बढ़ते हैं। और अगर हमारे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो सर हमारा साइज क्या होगा, साइज बढ़ जाता है। साइज भी क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। ठीक है सर, साइज इंक्रीज हो गया। साइज अगर इंक्रीज होगा तो सर अट्रैक्शन फोर्स क्या, अट्रैक्शन फोर्स का क्या होगा, जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और सबसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पे पड़ रहा है उसका अगर अट्रैक्शन फोर्स की बात करें तो साइज बढ़ने पर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, कम हो जाता है। सर समझ में नहीं आया, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने कहा ऊपर से नीचे जाने पर जैसे यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब ये बताओ मुझे कौन सा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को सबसे जल्दी खींच लेगा, भाई ये वाला खींच। क्यों, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन है, इससे थोड़ा दूर है, इससे और दूर है, तो सबसे ज्यादा कौन खींचेगा पास वाला, उससे कम थोड़ा दूर, सबसे कम बड़ा। यानी जैसे जैसे साइज बढ़ेगा भाई सीधी सीधी बात है, जो मेरे पास में होगा मैं उसको आसानी से खींचूंगा, जो मेरे दूर होगा उस पर मेरा अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा एटम का वैसे वैसे न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा कम, और सर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन निकालना है। मुझे किसमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी भाई, अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है इसको इलेक्ट्रॉन, तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स कम है, थोड़ी सी एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दूंगा। लेकिन यहाँ अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने पर इसमें एनर्जी भी मुझे क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब एक कंसेप्ट दिमाग से सोचो भाई, मेरा साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, आसान। इसका मतलब कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या कहेंगे, अगर अट्रैक्शन फोर्स आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज, यानी कि कम हो जाएगी। भाई अभी अभी तो देखो दोबारा से सुनो, ग्रुप में ऊपर से नीचे गए, ऊपर से नीचे गए तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा क्योंकि वो दूर चला गया, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया। अभी मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालना तो बाहर से बाहर ही कोई भी निकाल ले जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेरा अट्रैक्शन फोर्स इतना है ही नहीं। अब नहीं है तो इसका मतलब अगर अट्रैक्शन फोर्स मेरा कम है तो उस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी भी कम ही जरूरत होगी, यानी कम एनर्जी में आसानी से निकाल ले जाएगा। इसका मतलब ये हो गया सर अगर अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक फंडा समझ में आ गया, क्या फंडा समझ में आ गया सर, ग्रुप में अगर हम अप टू डाउन जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन कर, जैसे मेरे पास ये है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, ये है। अब मैं आपसे पूछता हूँ इनमें से आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, भाई हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। आई थिंक आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो अब समझ लो भाई छोटा साइज सबसे किसका है, सबसे छोटा साइज इसका है, इसमें इलेक्ट्रॉन को बहुत ताकत से पकड़ रखा होगा, मतलब क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। दैट्स वाई हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, ये सबसे कम होती चली जाएगी। क्या इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल सकते हैं, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल सकते हैं। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। भाई हमने यही तो किया है, इसमें यही तो किया, अगर किसी ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम, ऊपर से नीचे जाने पर कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा किसकी होगी, फिर हाइड्रोजन की होगी ना,
सेम प्रॉब्लम। अगर इसी तरह से हम ये कहते हैं सर हमारे पास में ये हो गया, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एसिटाइन है, सर इसमें बताना किसकी होगी, सबसे छोटा साइज किसका, फ्लोरीन का, तो सर फ्लोरीन की सबसे ज्यादा हो जाएगी, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये हो जाएगी। जो सबसे ऊपर है, ऊपर वालों की ज्यादा, ऊपर से नीचे जाओगे कम होती चली जाएगी। किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी कम, यानी ये हो जाएगा हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। बात समझ में आ गई? इसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। सर एक क्वेश्चन आता है, क्या ये हर एक ग्रुप में एप्लीकेबल होगा? क्या ऐसा कोई ग्रुप है जहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी अप टू डाउन जाने पर घटती तो है, किसी भी ग्रुप में ऐसा भी किसी ग्रुप में बढ़ती हो? बिल्कुल है। और वो कौन सा ग्रुप ऐसा? अगर ऐसा है तो बता दी। सर एक नहीं 4 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें आप ऊपर से नीचे जाओगे, ऊपर से आप अगर नीचे जाओगे तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, अप टू डाउन जाने पे बढ़ती है। सर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये, कहीं पर मतलब कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बात ये आती है सर वो 4 ग्रुप है कौन से, ये बता दीजिए। देखो उनके एलिमेंट मैं आपको बता देता हूं क्योंकि डायरेक्टली उसी से पूछा जाता है। ये होता है ये जो 4 ग्रुप पाए जाते हैं वो सर ना तो एस ब्लॉक में होते हैं ना पी ब्लॉक में, ये कहाँ होते हैं हमारे डी ब्लॉक के 4 ऐसे ग्रुप हैं जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी अप टू डाउन जाने पर क्या होती है हमारी, बढ़ती है। और वो 4 कौन कौन से ग्रुप हैं? एक टाइटेनियम वाला, एक वेनेडियम वाला, एक क्रोमियम वाला और एक निकल वाला। सर निकल वाला कौन सा है ये भी बता दीजिए। जो निकल वाला ग्रुप है इससे बोलते हैं ग्रुप कौन सा होता है हमारा 10, ठीक है ना। और ये हमारा कौन सा था, मतलब 4 होता है 4, 5 और ये हमारा 6। ग्रुप नंबर 4, 5, 6 और 10 ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा, देखिए ये हमारे पास पीरियडिक टेबल है और इस पीरियडिक ये हमारे पास पीरियडिक टेबल है और इस पीरियडिक टेबल में आप देखोगे क्या दिखा रहे हैं भाई। देखिए मैं उन 4 ग्रुप के दर्शन आपको करा दूं। देखो एक तो ये पहला ग्रुप हो गया भाई, ये दूसरा है, ये तीसरा हो गया, 4th हो गया, 5th हो गया, 6th हो गया, 7 हो गया और ये हमारा कौन सा हो गया 8, फिर 9, 10, 11, 12 और यहाँ 13 से लेकर कहाँ तक आते हैं हमारे 18 तक। 18 तो ग्रुप होते हैं। तो ये आपको पता है। इसमें अगर मैं बात करूं सर कहाँ सा, टाइटेनियम ये रहा, वेनेडियम ये रहा, क्रोमियम ये रहा और हमारा कौन निकल ये रहा। तो देखो टाइटेनियम कौन से नंबर पे भैया 4 पे, वेनेडियम 5 पे, क्रोमियम 6 पर और निकल 10 पर। तो आपको ध्यान रखना 4, 5, 6 और एक 10, ये 4 ऐसे ग्रुप हैं जिनको ऊपर से जाने पर, जैसे यहाँ टाइटेनियम, जिर्कोनियम, हाफनियम, अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा तो इससे मतलब इसकी क्या होनी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, लेकिन इनकी क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। तो इनकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये 4 ग्रुप आपको ध्यान रखना है जिनका नाम 4th भी, 5th भी, 6th भी और 8 में भी आता है। इतना आपको ध्यान रखना, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और निकल। सर हमें कैसे याद करना, पहले तो ये बताओ। आपने जैसे याद किया वैसे करवा दीजिए, ठीक है। चलो आपको याद करवाते हैं बेस। मैंने कैसे याद किया, पहला तो यही हमारा कौन सा है 4, 5, 6 और 10, ये हमारे ग्रुप आपको ध्यान रखने। इनके नाम कैसे याद रखने, तो मैंने इनको ऐसे याद रख लिया है। अजीब सा नाम है, इसको मैंने एक हिंदी वाला नाम कर लीजिए, कैसे भी याद हो जाए। तो मुझे तो याद हो गया तिबकर्णी। कैसे मैंने याद किया इसको, तिबकर्णी, तिबकर्णी, बस इतना। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और निकल, ये 4 हमारे ऐसे ग्रुप होते हैं जिनमें अप टू डाउन जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, बाकी सब में क्या होगा भाई, घटेगा। अब हम आगे बात करते हैं। सर इतना बात समझ में आ गई, इसमें और कोई अदर हमारा क्या वेरिएशन नहीं था। हम क्या करेंगे, किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो हमारा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो साइज हमारा क्या हो जाएगा, साइज हमारा हो जाएगा बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। बस इतनी बात समझ में आ गई। अब अगला सर जो हमारा है उससे हम बात कर लेते हैं। अगला कौन सा हमारा, इन पीरियड। अब अगर किसी भी पीरियड में मान लीजिए
कहाँ से कहाँ जाते हैं पहली बात तो क्वेश्चन नहीं होता, तो वो तो आपको पता है भाई। किसी पीरियड की अगर हम बात करें तो हम कहाँ से जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। कहाँ जाते हैं भैया, लेफ्ट से राइट की ओर। भाई यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, हमारे ग्रुप में इतने नहीं पूछे जाते। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है। सर लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, पहले तो ये बताओ, समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन करके देख लेते हैं। किसी एक ग्रुप के एलिमेंट्स को ले लीजिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए लेना भाई, किस किस को ले रहे हैं। मैंने ले लिया, मान लो यहाँ लिथियम है ना, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, फिर क्या हो जाएगा, नियोन। क्या है भाई, ये हमारे एक पीरियड में तो आते हैं, इनके एटॉमिक नंबर भी सबको पता होंगे। इसका कितना होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल कंसेप्चुअली समझेंगे इस चीज को, है ना। लिथियम की अगर मैं बात करूं भाई, इसका आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन पता है, बिल्कुल पता हो सकता है सर, क्यों नहीं पता होगा। लिथियम का क्या होगा भाई, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करूं तो लिथियम का कितना हो जाएगा, 3 है ना, 3 है। तो कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p, अरे सॉरी 1s2 2s1, ये हो जाएगा। बेरिलियम की अगर मैं बात करूं कितना होता है, 4 होता है, कैसे करेंगे, 1s2 2s2। बोरोन का कितना होता है, 5 होता है, कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p1। फिर कौन, कार्बन का 6 होता है, कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p2। फिर नाइट्रोजन है, कितना होता है, 7 होता है, कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का 8 होता है, कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p4। भाई सारा बिल्कुल कंसेप्ट समझने वाला है, यहीं से हमारी ट्रिक्स भी हमारी ऐसे ही बनती है। जब तक अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा तब तक आप ट्रिक्स को फॉर्म नहीं कर सकते। भाई यहाँ पर देखो 1s2 2s2 2p6, यही है ना। हमने लिथियम से लेकर कहां तक के भाई, नियोन तक के सारे एग्जांपल लिख लिए। सर क्या दिखाना चाह रहे हो, दिखाना ये चाह रहा हूं। अब देखिए लिथियम में बात करूं कितनी सेल है सर, 1 2 1 2 1 2 2s2p, दोनों दूसरे वाले में आते हैं ना, क्योंकि हमने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। एक चीज कॉमन है सर, लिखे हुए इन 8 एग्जांपल्स में एक चीज कॉमन ये है कि सब में नंबर ऑफ सेल बराबर है। कितने हैं, 2। सर एक चीज पता चल गई हमको, क्या पता चल गई, अगर हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं सर, नंबर ऑफ सेल्स रिमेन्स कांस्टेंट, सर नंबर ऑफ सेल्स घट बढ़ नहीं रही है, बराबर है। लेकिन जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे थे तो उसमें सेल हमारी बढ़ रही थी, और सेल बढ़ रही तो उसका साइज बढ़ रहा था। सर यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स तो बराबर है, लेकिन साइज का क्या फंडा है, इसका मतलब साइज भी बराबर होगा, नहीं साइज बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई इसको देखो, लिथियम के पास कितनी सेल है खींचने के लिए, 2। सबके पास कितनी सेल है भाई, 2 सेलों को खींचना सभी लोग, लेकिन खींचने वाले कितने हैं, यहाँ खींचने वाले 3, यहाँ 4 5 6 7 8 9 10। एक बात सोचो, जैसे मान लो इसको ले लिया मैंने, इसको ले लिया, यहां पर 2 सेल को 3 लोग खींच रहे, यहां पर 2 सेल को 7 लोग खींच रहे, कौन ज्यादा खींच पाएगा भाई, 7 वाले ज्यादा खींचेंगे ना। भाई एटॉमिक रेडियस में सारे कंसेप्ट ये पढ़ चुके हैं हम। अगर आप एटॉमिक रेडियस को देखो तो वहां सारी चीजें मैंने बता रखी, किसका साइज छोटा होता है, किसका कम होता है। इसका मतलब क्या है भाई, इसका साइज कम हो जाएगा, हमने पढ़ा था। अगर इसका मतलब क्या, पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इनका एटॉमिक साइज क्या होता चला जाता है, कम, क्योंकि भाई सेल तो उतनी है लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स तो बढ़ेगा ना। मतलब क्या हो गया भाई, मतलब ये हो गया सर कि अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स रिमेन्स कांस्टेंट, सेल्स तो कांस्टेंट रहती हैं लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। जेड इफेक्टिव जो होता है हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, सेल हमारी कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर एक चीज बोल सकते हैं सर, साइज जो होगा हमारा, क्या चीज, साइज, वो हमारा क्या होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता। सर साइज हमारा क्या हो जाएगा, कम होता चला है। एक बात बताओ, अगर साइज कम होगा भाई, अगर साइज कम होगा भाई, क्या होगा साइज के कम होने से,
अगर साइज कम होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स बढ़ नहीं जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा सर। इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया, मेरा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन को मैं ताकत से पकड़ लिया। अब कोई बंदा इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा खींचेगा उसको। यानी कहने का मतलब ये है, अगर जैसे जैसे दूर बढ़ रहा था अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा था, बार बार कटाक से इलेक्ट्रॉन ले जा रहा था, लेकिन अभी वो पास आ गए तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को ले जाना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल, और मुश्किल हो जाएगा तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी भैया, इंक्रीज हो जाएगी। बहुत अच्छा कंसेप्ट है सर। क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है कि अगर हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। इतना समझ में आई सर। एक चीज है, कंक्लूजन निकालेंगे बहुत अच्छा सा। इधर हमने किसकी बात की थी, ग्रुप में, इधर हमने किसकी बात की है, पीरियड की। और यहाँ पर सर ढेर सारे वेरिएशन होते हैं, उन्हीं वेरिएशन से क्वेश्चन आते हैं, वही हमें सीखना है। सर ग्रुप में हम जाते हैं कहाँ, अप टू डाउन, और अप टू डाउन जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कम। लेकिन चार ग्रुप ऐसे हैं जहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी अप टू डाउन जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। वो चार ग्रुप कौन से थे, 4, 5, 6, 10, यानी कौन कौन से, तिबकर्णी, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और निकेल, यही है ना। अब पीरियड की बात करें, पीरियड में हमने कहा सर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, कहां जाते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर। सर लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन जो एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है हमारी, बढ़ रही है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा। ये तो हमारा बेसिक थ्योरी है। सर वेरिएशन कहाँ था वो अब समझना। हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। सर हमने ये लिया लिथियम, देख लेना यहीं से क्वेश्चन आते हैं सारे, लिथियम, फिर उसके बाद में क्या है, बेरिलियम, फिर होता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सर अगर मैं आपके अकॉर्डिंग देखूं, किसके अकॉर्डिंग, जो हमने थ्योरी सीखी है, ये सारे के सारे एक ही पीरियड में आते हैं, एक पीरियड में आते हैं, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स यहाँ होगा तो सर सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी हो जाएगी, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी हो जाएगी। सर आप इसको लिखेंगे अपने नोट्स में, इसको आप इस तरह से अपने नोट्स में इसको लिखेंगे, और लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखने के बाद आपको एक काम करना है, और वो काम ये करना है, इस पर इस तरह से निशान लगा, ऐसे नहीं, ऐसे बताता कौन सा वाला, ये वाला रेड कलर से, है ना। अब समझ लीजिए क्यों लगाना है, क्योंकि ये गलत है, इसलिए लगाना है। सर ये गलत क्यों है, पिछले लेक्चर में आयोनाइजेशन एनर्जी वाले में एक फैक्टर हमने पढ़ा था, जो सबसे लास्ट वाला फैक्टर था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वहां पर मैंने आराम से प्यार से बताया था सर नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। यहां पर नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से क्या है, कम दिखाई है, जब हमने इस तरह से अपने बेसिक थ्योरी के अकॉर्डिंग चले, इसकी ज्यादा होती है। मुझे लगता है अगर जिन्होंने लेक्चर किया है तो वो चीज अब तक इसका रीजन समझ में आ गया होगा कि गलत क्यों है, क्योंकि भाई वहां पर हमने एक चीज बताई थी, अगर कोई भी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होती है, क्या होती है, फुलफिल्ड, वो सबसे ज्यादा स्थायी होती है। उसके बाद अगर हाफ फिल्ड, और सबसे कम स्थायी होती है हमारी पार्शियल फिल्ड, यही तो बताया था। अब इसका मतलब इसमें हमें इस केस में देखना पड़ेगा। सर कैसे देखें, देखिए बहुत अच्छे से करेंगे इसको, क्वेश्चन को समझेंगे और इसके ट्रिक भी बनाएंगे। देखिए भाई हमने ये कर लिया, मेरे पास लिथियम था, अब इसका सही ऑर्डर बनाएंगे, लिथियम, फिर इसके बाद बेरिलियम, फिर इसके बाद बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इसको सही ऑर्डर बनाने के लिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लास्ट सेल को देखो,
भाई इधर देखो, ये हमने लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, लास्ट में क्या आ रहा था भाई, 2s1, 2s1 आ रहा था। तो यहां पर मैं लिख देता हूं s में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है सर, 1 आ रहा है। ओके कोई बात नहीं, आगे करिए। s में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। बेरिलियम की अगर मैं बात करूं तो क्या आ रहा है, 2s2। सर यहाँ पर s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। उसके बाद देखो बेरिलियम में, बोरॉन में सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, p1 आ रहा है। इसमें आ रहा है p1, इसमें आ रहा है p2, इसमें आ रहा है p3, इसमें आ रहा है p4, इसमें आ रहा है p5 और इसमें आ रहा है p6। कितना आ रहा है भाई, p6। इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ रही होगी, बिल्कुल समझ में आ रही है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी भी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर देना। अब देखिए सर p में वो s में हमारे कितनी ऑर्बिटल होती है, एक ऑर्बिटल होती है। s में हमारे एक ऑर्बिटल होती है, p में कितनी होती है, 3 होती है। सर एक बार कंसेप्ट समझना, उसके बाद हमेशा के लिए वही एप्लीकेबल हमारा हो जाएगा। इसलिए हम कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि जब तक कंसेप्ट समझ नहीं आए इसका मतलब आप केमिस्ट्री को रटने की कोशिश कर रहे हो, और हमें रटने में ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। देखिए जरा, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करते हैं। सर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, एक भर दो। यहाँ कितने हैं, 2, 1 2। यहाँ पर कितना है, 1। यहाँ कितना है, 1 2। इधर 3, 1 2 3। यहाँ 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर कितनी, 6, 1 2 3 4 5 6। यही है ना, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करते हैं। चलिए कैसे देंगे सर, हमें बताना है आयोनाइजेशन एनर्जी। भाई बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, हम कैसे इसका वेरिएशन करेंगे। देखिए अगर मैं आपसे कहूं हमारे अकॉर्डिंग ये था, पहले तो गलत वाला बना। गलत वाला कैसे बनाएंगे सर, हमारे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए था, फिर इसका होना चाहिए, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। जहां गलती होगी वहां पर हम चेंज कर देंगे, सही ना। देखिए इधर से इधर जाने पर बढ़ना चाहिए, और बढ़ भी रहा है, क्योंकि सबसे भाई अगर मैं ये भी देखूं सबसे ज्यादा स्थायी में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। फुल फिल्ड है, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद इसका भी ज्यादा होगा, फिर इसका भी ज्यादा होगा। लेकिन गलती और वेरिएशन कहां था भैया, यहाँ कहां था, एक यहाँ था और दूसरा हमारा यहाँ था। इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर हो जाता, मैं अलग कलर से दिखाऊं कि आपको समझ, चलो कोई बात नहीं, इसी कलर से दिखा देता। एक नाइट्रोजन और दूसरा बेरिलियम। सर दो जगह मैंने डिफ्रेंशिएट किया, अब इन दोनों का रीजन समझ लो बस। ऐसा क्यों किया मैंने, देखो ऐसा इसलिए किया, इधर से इधर जाने बढ़ रहा था, ठीक है, लेकिन ऐसा नाइट्रोजन में क्या हुआ कि हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, और ऐसा बेरिलियम में क्या हुआ कि इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। लड़ाई किसकी है भाई, बेरिलियम और बोरॉन, इसमें लड़ाई है हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, अगर मैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो P4 है, नाइट्रोजन का P3 है। सर नाइट्रोजन में हाफ फील्ड है, ऑक्सीजन में पार्शियल फील्ड है। हाफ फील्ड और पार्शियल फील्ड में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, हाफ फील्ड। इसका मतलब हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा हो। फिर से सुन लो, हमने लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, इससे पहले बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में भी बता चुका हूं। भाई अगर आपके पास 3 टाइप के ऑर्बिटल्स हैं, फुल फील्ड, हाफ फील्ड, पार्शियल फील्ड। फुल फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद हाफ फील्ड, फिर पार्शियल फील्ड। इन दोनों के केस में ये हाफ फील्ड है, आधी भरी एक एक समय, ये हमारी क्या है, पार्शियल फील्ड है। हाफ फील्ड और पार्शियल फील्ड में हाफ फील्ड जो होती है ज्यादा स्टेबल होती है, और जो ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही क्या हो जाएगा, मुश्किल। सर यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाती है। सर इसमें क्या हुआ फिर, वही केस है भाई, यहां पर S फुल फील्ड है, P हमारी पार्शियल फील्ड है। फुल फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, और दूसरा है S की तो पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा होती है। सर दो फैक्टर काम कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर में पेनिट्रेशन पावर का फैक्टर भी हमने बताया था। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो क्वेश्चन है, वो है हमारा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब क्या है सर, मतलब ये हो गया फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। सर सेकंड भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। करके दिखाओ एक बार, चलो करके देख लें। इस बार हम बात करने वाले लिथियम, फिर क्या है बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है भाई। इस बार हम आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की बात ना करके
हम आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड की बात करें, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसका मतलब सर एक एक इलेक्ट्रॉन तो निकला हुआ है ना यहाँ से, बिल्कुल। इसका मतलब यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन आपका निकला हुआ है। सर यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, बाद में हम इसकी ट्रिक समझ लेंगे, ट्रिक आराम से याद कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंसेप्ट तो समझ में आना चाहिए कि आया कहाँ से वो सारी चीजें। भाई इसमें अगर मैं बात करूं, ये देखो लिथियम में पहले क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, और प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो लास्ट में क्या बचेगा फिर 1s2। सर यहाँ पर बचेगा मेरा 1s2, यानी s2 लिख देता हूँ खाली में, s में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले 1s2 2s1 था, एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला है, 2s1 में चला गया तो 1s2 बचेगा ना, तो इसका मतलब s2 यहाँ पर बचा है। अगर मैं बेरिलियम की देखूं तो इसमें से 2s2 था, एक इलेक्ट्रॉन गया तो क्या बचेगा 2s1, यानी कि यहाँ पर बचेगा s1। सर बोरॉन की बात करना, बोरॉन की अगर मैं बात करूं, बोरॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बचेगा अंदर 2s2, सर यहाँ बचेगा हमारा s2। उसके बाद बेरिलियम की बात करना, सॉरी बेरिलियम नहीं, बोरॉन की बात करो, हाँ कार्बन की अगर हम बात करें, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 2p2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या बचेगा केवल p1, यहाँ पर बचेगा सर p1, यहाँ बचेगा p2, देख लेना आप, यहाँ p3, यहाँ पर p4 और यहाँ पर p5। तो सर आपको एक ही काम करना है, और काम वो क्या करना है, जहां पर p3 होगा वो p4 से ज्यादा हो जाएगी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, और यहाँ s2 होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी p1 से। सेम कहानी, हमारा ऑर्डर तो ये है, सबसे ज्यादा इसकी होनी चाहिए, फिर इसकी होनी चाहिए, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी, ये हमारा ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन क्या है गड़बड़, क्या भाई यहाँ पर p3 है, यहाँ p4 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हाफ फील्ड हो गया इस बार और यहाँ पार्शियल फील्ड होगा, तो सर ये वाला ऑर्डर चेंज होगा, इसका ऑर्डर यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। दूसरी बात आगे आइए, यहाँ फुल फील्ड, यहाँ क्या है पार्शियल फील्ड, तो फुल फील्ड की ज्यादा होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे सर, इसका ऑर्डर हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा। आगे चलिए, कुछ और तो नहीं है, यहाँ देखो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर देखो, ये फुल फील्ड है, ये क्या हमारा हाफ फील्ड है, फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होती है, तो इसका भी ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सर यहाँ पर 2 जगह चेंज हुआ, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ 3 लोगों की लड़ाई रही, किस किस की, एक ऑक्सीजन आया इधर, एक बेरिलियम आया इधर, और एक ये उल्टा कौन, लिथियम आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद तीनों को कंबाइन कर दूंगा। सर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा किसका, ये हमारा किसका था, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम करने वाले हैं किसकी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में। अब हम करने वाले हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए, वही है हमारे पास लिथियम, फिर क्या है बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सही है भाई। यहाँ देखिए, अगर मैं इसमें बात करूं तो अभी देखना भाई, क्या देखना सर, एक इलेक्ट्रॉन पहले, अगर हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, इसका मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसका मतलब 2-2 प्लस सब पे आ जाएंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुके हैं, और 2-2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेंगे उसके अनुसार हमें आयोनाइजेशन एनर्जी देखनी है। तो भाई देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला पहले, दूसरा यहां से, तो क्या बचेगा s1, सर यहां रह जाएगा हमारा s1, यहां क्या हो जाएगा s2, यहां क्या हो जाएगा s1, यहां पर फिर से s1 रहेगा, कैसे रहेगा s1, देखो बेरिलियम, बोरॉन का देखो ना, बोरॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, दूसरा यहां से 2s1 बचा था ना पहले, अब एक और निकल जाएगा तो 2s1 बचेगा, यहाँ पर सर क्या आ जाएगा ये s1, यहाँ s2 आप देख सकते हो उसमें, यहाँ बचेगा आपका p1, यहाँ p2, यहाँ p3 और यहाँ पर p4। सही है भाई। अब हम देखेंगे इसका ऑर्डर, और ऑर्डर जब हम देखेंगे किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी वाली, थर्ड का, तो क्या ऑर्डर होना चाहिए इसकी, सबसे ज्यादा ऐसे होना चाहिए भाई, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, बढ़ता है, वेरिएशन देख लो, p3 p4, p3 की ज्यादा होती है सर, चेंज कर दो। उसके बाद यहां पर देख रहे हैं ये फुल फील्ड है, हाफ फील्ड है, इसका मतलब यहां पर ये ज्यादा होगी, क्या होगा, यहाँ पर ये ज्यादा होगी, इसकी s2 की ज्यादा हो जाएगी। और बताना सर क्या है, और यहाँ ये फुल फील्ड है या फील्ड, फुल फील्ड की ज्यादा होगी, फुल फील्ड की ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा, ये और सर ये तो बहुत सारा वेरिएशन। अब इतना सारा वेरिएशन एग्जाम में तो बहुत कम टाइम मिलता है, अगर ऐसे सारे के सारे कंसेप्ट लगाते रहे तो एग्जाम में तो इतना टाइम है नहीं कि हम सारा सबको कर सकें, इसलिए कोई ऐसी ट्रिक बताइए जिससे हम सारे के सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। तो देख लीजिए इधर भाई, देखिए हमें करना क्या है, हमें करना एक काम है, यहाँ पर लिखना है आपको आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी वाली, फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी,
इधर हम लिखेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इधर हम लिखेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है भाई, ठीक है। इसमें जो जो एलिमेंट्स है लिख लो पहले। और किस किस की बात कर रहे हैं हम? लिथियम, फिर क्या है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नियोन। यही है ना, सेम तीनों में लिखो। यहाँ पर भी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। यहाँ पर भी लिखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। सर कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है ये बता दीजिए मुझे। गड़बड़ देखें, गड़बड़ देखें, बिल्कुल सर गड़बड़ देखना। ठीक है, फर्स्ट वाले को जरा सा देखिए भाई, फर्स्ट वाले में गड़बड़ कौन कर रहा था? ये हमारा सेकंड है और ये हमारा क्या है, फर्स्ट। फर्स्ट वाले में गड़बड़ कर रहा था, एक तो हमारा बेरिलियम था और दूसरा हमारा नाइट्रोजन। सर ठीक, हम उसके अनुसार हमने किया, बेरिलियम पर एक टिक लगाया, दूसरा हमने नाइट्रोजन पर एक टिक लगाया। ठीक है भाई, पीछे चलो। सेकंड वाले में कौन गड़बड़ कर रहा है? लिथियम, बोरॉन और ऑक्सीजन। सर सेकंड में लिथियम, बोरॉन और ऑक्सीजन। ठीक है, और बताना भाई। थर्ड वाले में हम देखें तो कौन है? बेरिलियम, कार्बन और ऑक्सीजन। सर इसमें हमारा बेरिलियम, कार्बन और ऑक्सीजन, सॉरी फ्लोरीन, फ्लोरीन होगा, हाँ फ्लोरीन, बेरिलियम, कार्बन और फ्लोरीन, ये है हमारा, इसमें फ्लोरीन। मुझे लग रहा है एक चीज समझ में आ रही होगी। क्या समझ में आ रही होगी? समझ में आपको ये आनी चाहिए, यहां से क्या आना चाहिए, ये को समझ में आ रहा? तिरछा जा रहा कुछ भाई? यहां पर देखो, क्या देख रहे हैं हम? फर्स्ट वाली में जो एटॉमिक नंबर हमारा कितना था इसका? 7। कितना था? 7, इसका 8 और इसका 9। इसमें कितना था? 4, 5, 6। अब आपको समझ में आ गया मैं कौन सी ट्रिक बताने वाला हूं, है ना? और इसमें कितना हो गया हमारा? ये 3 और इसका 4। सर सिंपली कहना ये है, अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो आपको ये दो याद रखने हैं, बेरिलियम और दूसरा नाइट्रोजन। सेकंड वाले में क्या, बेरिलियम से एक बढ़ा दो तो क्या आ जाएगा? बोरॉन। कार्बन, नाइट्रोजन से एक बढ़ाओ तो क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। थर्ड बारे में बोरॉन से एक बढ़ाओगे कौन आ जाएगा? कार्बन। और ऑक्सीजन से एक बढ़ाओगे तो कौन आ जाएगा? फ्लोरीन। बस इतना करना है। बाकी इसमें तो पहला कुछ था ही नहीं, तो इसमें आ जाएगा हमारा कौन? लिथियम। और अगले वाले में आ जाएगा बेरिलियम। तो ये मुझे लगता है आपको ट्रिक भी समझ में आ गई होगी, कंसेप्ट भी समझ में आ गया, सारा कुछ फिनिश हो गया। तो हमारा इसमें एक चीज समझ में आ गई, कौन कौन सी? देखो हम जो ये कर रहे थे ग्रुप में, आपको ये ध्यान रखना है 4 ग्रुप हमारे, 4, 5, 6, 10। पर इसमें आपको जो पीरियोडिक टेबल है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में आपको याद रखना है 4 और 7। 4 पे कौन है? बेरिलियम और 7 पे कौन है? नाइट्रोजन। उसके बाद जब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो सेकंड में हो जाएगा 5 और इधर कौन हो जाएगा हमारा? 8 और इधर स्टार्ट हो जाता है हमारा 3 से। जब हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, थर्ड में 3 के बाद आता है 4, 5 के बाद 6 और 9 के बाद 8 के बाद 9। तो मुझे लगता है इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बाकी चीजें अगले लेक्चर में करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी फिनिश हो गई हमारी। हमारे इस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो होता है, हमारे बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, जिनमें से 2 प्रॉपर्टीज हमने कर लिए हैं। पहली हमारी एटॉमिक रेडियस, दूसरी हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी, और उसको फैक्टर सारा कुछ खत्म कर चुके हैं। अब हम अगला टॉपिक जो लेके आएंगे वो लेके आएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, स्लेटर रूल, ये सारी चीज लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शेयर जरूर करें भाई सब लोगों के लिए।